जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। तो वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर about what kind of benefits and services employer are offering against the employment of the individuals। जो individuals वहाँ काम कर रहे होते हैं, जो employees वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनको जो benefits हैं और जो services होती हैं provided by the employer या provided by the organization and provided by the company, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये आज का लेक्चर हमारा जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज के ऊपर है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अभी जो है वो कुछ असाइनमेंट भी एक किया है और उसके अंदर आपने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बेनिफिट्स मेंशन किए हैं। तो मैं सिर्फ 2 बेनिफिट्स के हवाले से अभी फिलहाल स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद हम इसी तरह आगे चलेंगे। तो ये आप में से कितने लोग जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे डेफिनेटली उन्हें मालूम होता, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी और एक जो है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट EOBI। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इन दोनों चीजों को जानते हैं? कोई है ऐसा जो बता सके एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से? किसी के यहाँ होता है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में? Sir, employee security, I think it's सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी। जी, EOBI. You're asking for EOBI, right? EOBI एक अलग चीज है, सोशल सिक्योरिटी एक अलग चीज होती है। पाकिस्तान के अंदर दोनों होते हैं। तो I don't know about social security. सोशल ओल्ड एज बेनिफिट्स जो होते हैं वो, और सर आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन में होते होंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो है सर। वो यही है ना कि लाइक अगर कोई एम्प्लॉय जो, मुझे तो फीमेल्स का पता है सर, लाइक इफ द फीमेल्स आर वर्किंग वुमेन एंड व्हेन दे रीच द एज एट द एज ऑफ 60, तो फिर उनको वो ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं, आइदर दे आर वर्किंग और नॉट। सर यही वाली आप बात कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। वैसे जो है वो खवातीन की 55 है, 60 नहीं है। 5 साल तुम एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रही हो? अच्छा, मैं समझी 60 है मेल सर। जो है मैंने ये मेंशन किया है, बट मैंने इसका ओल्ड एज बेनिफिट पूरा नेम प्रॉपर मेंशन नहीं किया है। ओके, मेल जो है वो 60 पर है और फीमेल जो है वो 55 पर रिटायर होती है। 5 इयर्स का गैप है इन दोनों के दरमियान में, मेल 60 और फीमेल 55। तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में किसी को मालूम नहीं? अच्छा जी, तो हम एम्प्लॉय ओल्ड बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बनाया गया है। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया गया है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उसके अंदर तो लोगों को रिटायरमेंट पर जो है उनको पेंशन मिलती थी कि वो हर महीने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से उनको जो है उन जितनी उनकी सैलरी होती थी उसके अगेंस्ट में जो है वो उनको मंथली इनकम जो है वो मिल जाती थी जब रिटायर होते थे। तो लेकिन जो प्राइवेट इदारे थे उनके पास जो है इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक लॉ बनाया है कि वो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के तौर पे काम करती हैं, ऐसे एम्प्लॉइज जो इन कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी कोई रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए। यानी रिटायरमेंट के बाद जो उनकी पेंशन है, मंथली पेंशन, वो उनके लिए भी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये एक इदारा जो है जिसका नाम है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट जो है, इसे डिज़ाइन किया गया, इसे बनाया गया, इसे इस्टेब्लिश किया गया। और उसके अंदर जो है होता ये है कि जो एम्प्लॉयर है
और जो है वो सबमिट करता है मिनिमम सैलरी का कुछ परसेंटेज, और एम्प्लॉय की सैलरी में से भी परसेंटेज जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो ये मंथली मिनिमम सैलरी वैसे इस वक्त क्या है, किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी रेट क्या है? 17,000। 17,000 है शायद। तो 17,000 जो है ये मिनिमम सैलरी है, चाहे आपकी सैलरी 2 लाख ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जो ईओबीआई जो कटेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉय जो जमा कराएगा या एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी में से काटा जाएगा, तो वो मिनिमम सैलरी पर कटता है। फर्ज करो आपकी 17,000 मिनिमम सैलरी इस वक्त है पाकिस्तान में, तो उसका जो है वो 7% जो है वो टोटल डिडक्शन होती है, जिसमें से 1% डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉय बेयर करता है और 6% डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयर बेयर करता है। तो ये इस तरह 7% ऑफ द टोटल ऑफ द मिनिमम टोटल सैलरी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर डिडक्शंस होती हैं, और वो हर महीने तमाम एम्प्लॉइज की जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ईओबीआई एक इदारा है उसमें जमा होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को इसके जो है डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट हैं। एक तो बेनिफिट्स अभी आप में से किसी ने मुझे बताया, पहला बेनिफिट ये है कि जब वो रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनको मंथली पेंशन मिला करेगी। अब उस पेंशन का के कैलकुलेशन उसकी कैसे होगी? उसकी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इयर्स यू हैव सबमिटेड द ईओबीआई टू द गवर्नमेंट। तो जितना ज़्यादा साल आपने जमा कराई होगी, उतना ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आपको जो है पेंशन ज़्यादा मिलेगी। फिर भी अगर जो है आपकी पेंशन, मिनिमम एक पेंशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हुई है, वो है 8,000 इस वक्त। अगर आप उस फार्मूला के लिहाज से आपकी जो पेंशन है वो 8,000 से कम होती है, तो भी आपको एक 8,000 पर मंथ जो है वो पेंशन के तौर पर मिला करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होती है उस फार्मूले के मुताबिक, तो आपको इससे ज़्यादा जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद ये तो अल्टीमेट बेनिफिट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपने फ़र्ज़ करो 10 साल तक आपने इसे जमा कराया, और 10 साल के बाद आपको अचानक ज़रूरत पड़ गई, आपने कहा यार मुझे बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर पैसों की ज़रूरत है, अगर ये पैसे ना मिले तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ईओबीआई से ये जो अमाउंट आपकी सबमिशन है, इसको आप जो है विथड्रॉ भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप विथड्रॉ करा लेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द पेंशन। इसलिए आप या तो विथड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो वो आपको एक लमसम अमाउंट के तौर पर विथड्रॉ करने की इजाज़त देंगे, वो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशंस। तो वो एक ईओबीआई का कार्ड होता है जो कि जो है ईओबीआई बनाकर देता है कंपनीज को, और कंपनी वो एम्प्लॉय के हवाले कर देती है। तो उस कार्ड की बेस पर फिर जब फाइनल सेटलमेंट होती है तो एम्प्लॉयर से लेटर चाहिए होता है, वो वहाँ जमा होता है, और फिर उसके बाद इसकी सेटलमेंट हो जाती है। तो ये एक जो है वो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट का ये दूसरा जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पहला तो पेंशन है, और दूसरा ये है कि लमसम अमाउंट जो है वो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए, फॉर एग्जांपल आप डिसेबल हो जाए अल्लाह ना करे, या कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है कि आप इस काबिल नहीं होते कि आप काम कर सकें कहीं पर, तो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इदारा जो है वो आपको उस दिन से पेंशन देना स्टार्ट कर देगा जिस दिन से डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे कि अभी he or she is not eligible to work or not able to work in any institutions due to the disability of the individual। तो उस दिन के बाद वो बेनिफिट उस जो बंदा होगा उसको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि मिनिमम उसका बेनिफिट होगा। इसका फोर्थ जो बेनिफिट है वो ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल जिसको वो पेंशन मिल रही थी, वो फिर उनके जो जो है बच्चे होंगे या उनकी जो भी बेवा होगी उसको भी मिलेगी। तो इस तरह जो है ये इसका तरीक़ेकार होता है। ये 4 इसके बेनिफिट हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आते हैं ईओबीआई के।
इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट के ऊपर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट। सर ये जो आपने विड्रॉल बताया कि हम कर सकते हैं, तो वो किस स्टेज पर हम कर सकते हैं पूरा अमाउंट? आपने अगर 3-4 साल भी जमा कराया है ना, 5 साल जमा कराया है, उसका तरीका फिर ये होता है कि वो आपको, फर्ज करो कि आपने 4 साल जमा कराया है, तो वो आपको 4 साल के 4 मंथ के इक्विवेलेंट जो मिनिमम सैलरी होगी वो आपको पे कर देंगे। फर्ज करो 17,000 है, 4 साल तक आप जमा कराते रहे, तो 4 मंथ्स की सैलरी आपको मिल जाएगी। 4 मल्टीप्लाई में 17 कर देंगे तो वो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। और फर्दर सर वो अक्यूमुलेट होता रहेगा आगे, अगर नहीं, हम बीच अगर में वो आप थोड़ा ले लें तो? दोबारा आप स्टार्ट कर देंगी, जमा कर देंगी, फिर दोबारा आप अपनी मेंबरशिप लेंगी कंपनी की तरफ से, तो जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। और फिर उसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने साल कम से कम जमा कराना है। 5 टू 10 ईयर्स का होता है उसका पीरियड, कि मिनिमम 5 ईयर्स होता है, और फिर उससे आगे जो है वो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो 5 ईयर्स तक मिनिमम आपका होना चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी हम विड्रॉ करा सकते हैं मतलब? रिटायरमेंट से पहले भी विड्रॉ करा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो एम्प्लॉय को नुकसान ही होगा अगर विड्रॉ कराएगा तो, क्योंकि अमाउंट बहुत कम मिलेगी। जितने साल आप जमा कराते हैं, 20 साल फर्ज को जमा कराया आपने, तो 20 साल के मतलब है 20 महीने का इक्वल जो है वो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर 30 साल जमा कराया है तो 30 साल के इक्वल अमाउंट मिल जाएगा आपको। तो ये इस तरह इसकी कैलकुलेशन है। तो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है या प्राइवेट में नहीं, भी ये होता है? प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के तो अपने बेनिफिट्स होते हैं ऑलरेडी जो है वो, उनको जो है वो पेंशन ऑलरेडी मिल रही होती है। तो ये सिर्फ सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके लिए है। अच्छा सर, ये प्रोविडेंट फंड नहीं कहलाता, वो डिफरेंट है? वो अलग चीज है, वो उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, अभी वो बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल जो है ये EOBI है, जो कि गवर्नमेंट का एक इदारा है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट के नाम से, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, वो उनके ओके। गवर्नमेंट खुद जो है वो पे करती है। तो ये अलग से सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था। जी जी बिल्कुल, ओके। अच्छा सर, अगर EOBI में 2 ईयर्स तक कंटिन्यूस पेमेंट जमा की हो और फिर गैप आ गया हो 3 to 4 ईयर्स का, तो सर फिर क्या प्रोसीजर होगा उसको कंटिन्यू करने का? आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो 3 साल जो आपने नहीं जमा कराया वो काउंट नहीं होंगे, और फिर उसके बाद आगे शुरू हो जाएगा काम। अच्छा अच्छा, ठीक। इसका कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हो जाता है गैप। तो सर वो बीच के पीरियड की पेमेंट तो नहीं मांगते कुछ? वो इंक्लूड नहीं होंगे आपके उसमें, जब फाइनल सेटलमेंट होगी ना तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। तो आपने पूरे उसमें 10 साल तक जमा कराना है, चाहे वो कोई भी 10 साल हो, आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आपकी एज कम है और मतलब ज्यादा हो गई है और देर से जमा कराना शुरू किया, तो फिर 5 ईयर्स होता है। और सर अगर काउंट 10 ईयर्स हो जाएगा तो फिर उस पेंशन में आ जाएगा प्लान में? जी बिल्कुल, प्लान में आ जाएगा। ठीक ठीक। और ये जो है ज्यादातर अमाउंट जो है वो ये कंपनीज खुद देती है। एम्प्लॉई से सिर्फ 1% जो है वो डिडक्ट होता है, 1% ऑफ द मिनिमम सैलरी, जो कि 17,000। ठीक है, ठीक। ओके ओके जी। हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम दूसरे जो है वो सोशल सिक्योरिटी, जिसको सैसी वगैरह भी कहते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी जो है ये सिर्फ उन एम्प्लॉइज के लिए होती है जो कि मिनिमम सैलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी अगर 17,000 सैलरी है, तो 17,000 से ऊपर आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। वो मिनिमम सैलरी पे जो काम कर रहे होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाते हैं। और उसके लिए भी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो इदारे हैं, जो कंपनीज हैं, उनको एक जो है अमाउंट जमा कराना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी में जो मेडिकल बेनिफिट होता है वो उनको मिलता है। तो मेडिकल बेनिफिट के लिए आमतौर पर सैसी के बहुत सारे इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जाकर वो एम्प्लॉइज जो है वहाँ से इलाज करा सकता है। तो इसमें सिर्फ सैसी में सिर्फ इलाज की फैसिलिटी मौजूद है। उसके अलावा जो है सैसी और EOBI इन दोनों के होने से एक और बेनिफिट मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने उन वर्कर्स को जो है उनकी एक हाउसिंग स्कीम आती है,
और उससे भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये फ्री में हाउस मिलता है उनको। और दूसरा उनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं, यानी उसका पूरा पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जमा कराएगी, जिस इदारे का नाम है WWF। तो WWF जो है वो एक इदारा है जो कि जो है वो ये फैसिलिटेट करता है कि उनके अपने हाउसेस की स्कीम्स होती हैं जो कि वर्कर्स के लिए होती हैं, और इसी तरह उसके लिए जो है तालीम के लिए भी वो करते हैं। लेकिन WWF का अपना टैक्स भी होता है जो कि कंपनीज को पे करना होता है। तो वो टैक्स भी वो WWF का वर्कर्स वेलफेयर फंड जो होता है उसमें वो जो कंपनी उसे पे करती है, सैसी होता है, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट होता है, ये तीन उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई वर्कर इन तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो फिर वो एलिजिबल होता है हाउस के लिए, और फिर एलिजिबल वो होता है एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो उनके जो भी चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एजुकेशन भी फ्री में ले सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे यहाँ पर भी होता रहा है, माजू के अंदर काफ़ी अर्से तक WWF के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं फ्री में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर पैसे उनके रिइम्बर्स करती थी। तो ये तकरीबन इदारों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोविडेंट फंड एक चीज़ होती है। प्रोविडेंट फंड जो है वो ये होता है कि आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट करता है और कुछ अमाउंट जो है वो इदारा देता है, यानी 50-50% आमतौर पर होता है। फ़र्ज़ करो कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी आपके सैलरी में से करता है और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो कंपनी है वो वो जो है वो देती है। फ़र्ज़ करो कि आपके 1 लाख रुपए सैलरी है, तो उसमें से 10,000 रुपए आपकी कंपनी हर महीने जमा करेगी और 10,000 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट होंगे। तो इस तरह हर महीने आपके अकाउंट में 20,000 रुपए जमा होते रहेंगे, और जिस दिन आप रिटायर्ड होंगे या जिस दिन आप उस कंपनी को छोड़कर जाएँगे, तो आपको वो लमसम अमाउंट जो आपके यहाँ जमा हो रहा होगा आपके अकाउंट में, वो मिल जाएगा। बाज़ कंपनियाँ इसको आगे इन्वेस्ट भी करती हैं, तो इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग होती है वो भी आपके प्रोविडेंट फंड के का हिस्सा बना देते हैं। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो ये इस तरह होता है। आप लोगों के यहाँ भी होगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ भी प्रोविडेंट फंड होता होगा। इसी तरह सर लास्ट इसे विड्रॉ भी करा सकते हैं? इसमें विथड्रॉ भी करा सकते हैं, बिल्कुल। इसको विथड्रॉ करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो विथड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन वो हर कंपनी का अपना-अपना तरीक़ाकार होता है। जैसे हमारे यहाँ ये है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो आपको मिल जाता है। आप कोई प्लॉट वग़ैरह खरीद रहे हों तो आपको मिल जाता है। इस तरह की चीज़ों के लिए ये लोग जो है ये रिलीज़ करते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है जी, तो कहीं पर ये 10% है, कहीं पर ये 8% है, कहीं पर ये कम है। तो हर इदारा अलग-अलग तरीके से जो है वो प्रोविडेंट फंड देता है। फिर ग्रेजुइटी होती है, ये हम लास्ट क्लास में ग्रेजुइटी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है जनरल लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर ये होता है कि ये आमतौर पर इन सडन डेथ की सूरत में जो है फिर उनकी फैमिली को जो है वो अमाउंट रीइंबर्स होता है। जो कि आप इंश्योरेंस कराती है वो कंपनी इंश्योरेंस कराती है। बाज़ कंपनी पेमेंट कर रही होती हैं और बाज़ जगहों पे जो है एम्प्लॉयी और कंपनी दोनों मिल के पेमेंट कर रहे होते हैं, और फिर वो उसको जो है उसके पैकेज के लिहाज से मिल जाता है। हमारे यहाँ एक पैकेज जो है वो 15 लाख का है और दूसरा जो है वो 30 लाख का है और तीसरा जो है वो 50 लाख का है। तो इस तरह अलग-अलग जो है वो पैकेजेज़ हैं उसके। तो आप जिस लिहाज से पेमेंट आप करते हैं या आपका इदारा करता है या आपकी सैलरी के लिहाज से वो पेमेंट होती है, उसी लिहाज से आपका अमाउंट मिल जाता है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस है। एक फिर होती है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में हमारे पास ये होता है कि पैनल होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के, और उन हॉस्पिटल्स में जाके आप इलाज कराते हैं। आपके पास कार्ड एक बनाकर दे देते हैं, वो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका एक कार्ड मिल जाता है आपको, और उस कार्ड को आप जाकर किसी भी हॉस्पिटल में जो कि उसके पैनल पे होते हैं उन्हें दिखाते हैं। तो फिर वो आपका इलाज फ्री में शुरू करते हैं। उसकी लिमिट होती है
अब उस लिमिट के अंदर रहते हुए, बाज़ लोगों की लिमिट नहीं होती, जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा कंपनी पे करती है, बाज़ जगहों पे लिमिट होती है। और अगर आप उस हॉस्पिटल में जमा नहीं करा रहे होते, तो फिर आपको क्या करना होता है, जिस दूसरे हॉस्पिटल में कराते हैं वहाँ से आप जो है उसके बिल वगैरह लेकर आप जमा कराते हैं, तो आपको वो पैसे रिइम्बर्स कर दिए जाते हैं। बाज़ जगहों पर जो है वो ओपीडी मिलता है और बाज़ जगहों पे ओपीडी शामिल नहीं होता, जो मेडिकल फंड होता है उसके अंदर। तो ओपीडी जो है सम टाइम इट इज़ कंपल्सरी, कुछ कंपनियों में देती हैं और कुछ कंपनियाँ जो है वो नहीं दे रही होती हैं। इसी तरह एक डेंटल इंश्योरेंस भी होती है, लेकिन डेंटल इंश्योरेंस क्योंकि बड़ी कॉस्टली होती है इसलिए उसको अलग रखा गया है। वो बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत कम इदारों के अंदर डेंटल इंश्योरेंस है, वरना ज़्यादातर इदारों के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस ही है और उसी की बेस पे ही ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आम तौर पर जो है वो आप लोगों को नज़र आते हैं। फिर और भी बहुत सारे हैं जो कि हम वन बाय वन करके जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं, वैसे इस सेशन में 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट के बाद हम नमाज़ ब्रेक पर जाएँगे और फिर 2 बजे हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ जो है वो हमारे पास एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आपसे जब तक ये 3 मिनट हैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के कुछ प्रोग्राम हैं जिसमें पार्ट ऑफ टोटल कंपनसेशन, जो टोटल कंपनसेशन होता है उसका कुछ पार्ट होता है। बाद लोग ये कहते हैं कि 50%, 20%, 10%, 5%, तो उसका टोटल कंपनसेशन का पार्ट होता है डेफिनेटली। कुछ ऐसे जो है बेनिफिट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी होते हैं। तो उन गवर्नमेंट के जो कंपल्सरी बेनिफिट्स होते हैं उनको हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो करें। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू द जॉब होते हैं, जो कि रिलेटेड टू द टाइटल होते हैं या रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस होते हैं। इसी तरह पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कॉस्ट होती है टोटल उस बिजनेस की, उसका कुछ हिस्सा जो है वो एम्प्लॉई जो है बेनिफिट के लिए कंपनी इस्तेमाल करती है। और एक होता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। अब इनडायरेक्ट कंपनसेशन में ये है कि आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं मिलता, वो दूसरी किसी कंपनी को मिल जाता है। अब इसको हम वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये कुछ कंपनसेशन की टाइप हैं जो हमने जो है इसको पढ़ी है। ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स की ग्रोथ में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उनको इम्प्रूव करते हैं या उनको इम्प्रूव करने की बजाय उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसमें उसका पहला, अगर इम्प्रूव करना है आपको या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि डिस्करेज यूनियंस, क्योंकि यूनियंस आमतौर पर इसलिए ही लड़ रही होती हैं या उनके मेंबर्स इसलिए ही काम कर रहे होते हैं कि जो है एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को बेहतर किया जाए। लेकिन अगर आप पहले से एम्प्लॉय बेनिफिट बेहतर कर लेंगे तो यूनियंस इसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बेनिफिट नॉट ऑलवेज टैक्स्ड, तो बेनिफिट्स जो होते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है। तो कंपनी को इससे फायदा होता है कि बेनिफिट जो भी वो देती हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है। ईजियर टू निगोशिएट विद इन वेजेस, तो ये फायदा होता है कि जब आप किसी की वेजेस या सैलरी को कैलकुलेट करते हैं और उसको ये बताते हैं कि सैलरी के अलावा ये वाले बेनिफिट भी हम आपको ऑफर करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो कम लोग जो है आसानी से निगोशिएट कर लेते हैं। एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक का एटीट्यूड डेफिनेटली ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें बेनिफिट्स मिले, उन्हें चाहते हैं कि सैलरी के अलावा बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कंपनी उठाए। तो इसलिए ये जनरल पब्लिक जो है एटीट्यूड है कि इस तरह ही होता है। तो ये क्लास हमारी ऑफ हो रही है, अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, हम नमाज ब्रेक लेंगे और नमाज के बाद 2 बजे हमारी वापसी होगी, फिर हम दोबारा सेशन की तरफ बढ़ेंगे।